स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। राउंड द टेबल विद टॉपर्स प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं। इनका नाम है आकाश जोशी। आकाश ने 337वां रैंक हासिल किया है और IPS बन गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले, जैसा मैं सबसे पूछता हूं, आपकी जर्नी के बारे में, UPSC की तैयारी की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सर UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने का मेरा थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में प्लान बना था। मुझे तभी सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा था। अच्छा। तो उसके टुवर्ड्स जो सर्विसेज हैं, उसका जो वर्क प्रोफाइल है जितना डाइवर्स, तो उसके टुवर्ड्स जो एग्ज़ाम था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस प्रिपरेशन में आया। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि शुरू से ही मेरा एक मन था कि कोई ऐसा प्रोफेशन चुनना है जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, सोसाइटी में रह के काम करना पड़े, जिसके लिए सोसाइटी के लिए ही काम करना पड़े। तो उसके टुवर्ड्स मैंने अपना जर्नलिज्म प्रोफेशन भी चुना था। तो जब सिविल सर्विसेज का पता लगा तो उसमें इसका सबसे ज़्यादा स्कोप है सोसाइटी में रह के काम करने का। तो एक ये रहा था सर। और बाकी एक हमेशा से सर एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट था। अच्छा। मैं स्कूलिंग की अगर बात करूँ तो तब भी एवरेज ही था, ग्रेजुएशन में भी एवरेज ही था। तो हमेशा एक जो पेरिफेरी होती है एवरेज स्टूडेंट की, उसको थोड़ा सा उससे बाहर आना था कि अपने आप को खुद प्रूव करके कि यार अपने आप को एवरेज नहीं रखना है, तो उससे बाहर आना था। तो एक ये भी रीज़न भी था सर। तो एवरेज स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं, जिनके साथ ये दिमाग में बनी हुई है बात कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, पता नहीं मैं पास कर पाऊँगा कि नहीं। उनके लिए अगर इस जर्नी को, एवरेज स्टूडेंट वाली बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि आपने खुद कैसे असेसमेंट किया, मार्क्स क्या रहे आपके एजुकेशनल, जितने आपकी क्लासेस थी उसमें, और आपकी अपनी राय क्या है कि एवरेज स्टूडेंट होना इस एग्ज़ाम के लिए ठीक है या जीनियस होना ही ज़रूरी है? सर जैसे मैंने बताया कि एक एवरेज स्टूडेंट ही था, तो हमेशा एक डाउट रहता था। और वो डाउट सर स्कूलिंग से ही था, क्योंकि मेरा जो, अगर मैं आपको एग्जांपल की तरफ बताऊं, मेरे 10th में यू विल बी शॉक्ड बट मेरे 56% मार्क्स थे 10th में। हाँ जी। मेरे 11th की अगर बात करूं तो मेरा 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी। और 12th। अच्छा। यस सर। और अगर 12th की बात करूं तो 12th में मेरी इतनी अटेंडेंस भी नहीं थी कि मुझे बोर्ड में बैठे दिया जाए। तो मतलब उसके टुवर्ड्स भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी। तो बट लास्ट में 12th में जैसे जैसे मेरा आगे बढ़ा, 3-4 महीने पड़े थे, तो तब मैंने थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट की कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे लाइफ थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो तब थोड़ा सा स्टडीज़ के टुवर्ड्स मेरा जो इंटरेस्ट है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जब धीरे धीरे, जब वैसे मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी, तो हमेशा ये डाउट था सर कि यार 56% या फिर 12th में ऐसे, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं था, स्कोर नहीं कर पाया, तो कैसे मैं सिविल सर्विस करूँगा जहाँ पे सारे IITN या फिर IIM से लोग क्लियर कर रहे हैं, हम जब सुनते हैं। तो ये डाउट मेरे अंदर भी था। तो फर्स्ट प्री इसी डाउट की वजह से नहीं निकला, क्योंकि हमेशा यही डाउट रहा कि यार शायद से नहीं कर पाऊँगा। बट धीरे धीरे जब जर्नी में घुसा, धीरे धीरे जब ये सिलेबस कंप्लीट होने लगा और सिलेबस के साथ साथ जब मॉक टेस्ट कंप्लीट होने लगे, उसमें मार्क्स आने लगे, तो पेपर से एक दिन पहले भी मुझे डाउट रहता था कि यार शायद से नहीं हो पाएगा। भले ही मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स आ रहे हैं 100+, बट हमेशा ये डाउट रहता था कि नहीं हो पाएगा। बट वो डाउट सर जब एक बार मैं क्लियर करके आया प्री, तभी मेरा वो डाउट शायद से दूर हुआ कि शायद से ये डाउट हमें काफ़ी ज़्यादा हमें रोकता है कि हम जितना जल्दी करने लगता है इंसान अपने आप को। कुल मिलाकर निष्कर्ष अगर निकालें, कंक्लूड करें, तो जीनियस होना इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मतलब जो लोग आपकी तरह परेशान हैं, अब आपने तो PT एग्ज़ाम के बाद, क्लियर करने के बाद, ये मिथ अपने दिमाग का तोड़ा कि जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, एवरेज स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं सिविल सर्विसेज को। जो लोग आपको देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग, मैं अगर कहूँ, एवरेज स्टूडेंट्स ही हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? डायरेक्ट बता दीजिए उनको। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी, चाहे तुम्हारा कोई भी एजुकेशनल में जितना भी बैकग्राउंड रहा हो, जितना मर्जी लो परफॉर्मेंस रही हो, बट किसी भी एग्ज़ाम के आप प्रिपेयर करते हो, अगर चाहे लाइफ की किसी भी चीज़ के अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो उसको स्ट्रक्चर्ड ढंग से उसको प्रिपेयर करते हो और स्ट्रक्चर्ड ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करते हो, और हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, और उसके टुवर्ड्स अपना एक डेडिकेशन रखते हो,
तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी एग्ज़ाम, लाइफ का कोई भी चीज़ है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये मुझे खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता लगा जब ये एग्ज़ाम मेरे से निकल पाया। तो मैं यही बोलूँगा सर कि आप सिर्फ अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस है, सिलेबस को एक शेड्यूल के हिसाब से, एक गोल के हिसाब से कंप्लीट कीजिए। और जैसे प्री है तो प्री का गोल रखिए, सीधे ही ये नहीं कि हम आईएएस या आईपीएस बन गए। मेंस है तो मेंस का गोल रखिए। तो धीरे धीरे जब गोल पार होते रहेंगे तो आपको खुद ही वो मिथ क्लियर होते रहेंगे कि आप शायद से ये कोई इतना टफ कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई जर्नी। चलिए अब स्ट्रक्चर पर बात कर ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में 3 हिस्सों में हम लोग जनरली बात करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, और इंटरव्यू के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं और उस तरह से बात शुरू करते हैं। प्रीलिम्स को लेकर आपकी तैयारी कैसी रही और प्रीलिम्स के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए, ये आपको बताना हो अगर तो ज़रूर बताइए थोड़े संक्षेप में। सर प्रीलिम्स की मेरी प्रिपरेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टेज, और दूसरा एप्लीकेशन की, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर प्रिपरेटरी स्टेज की मैं बात करूं तो उसमें मैंने 5 या 6 कोर सब्जेक्ट अपनी तरफ से देखे थे कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो मेरी अप्रोच ये थी कि इन 5 या 6 सब्जेक्ट में मैं एक ऐसा लेवल अचीव कर लूँ कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें 80% क्वेश्चन इन एरियाज से मैं कवर कर सकूँ। तो प्रिपरेशन में मैं, जैसे पॉलिटी था तो मेरा ये फोकस रहता था कि मैं सिर्फ एक ही या एक से ज़्यादा से दो सोर्स पकड़ूंगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करूंगा। क्योंकि रिवीजन से ये होता है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन रखते हैं उतना ज़्यादा आपका स्ट्राइक रेट रहता है क्वेश्चन पे उसको ठीक करने का। तो ये था सर मेरा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एक ही सब्जेक्ट के एक टॉपिक, एक ही बुक से उसको बार बार रिवाइज़ करना। और जहाँ सर एप्लीकेशन पार्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो वहाँ पे मैं जैसे सबको पता ही होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के कंप्लीट होते होते मैं जो था सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी उसको देता था। उससे मेरा रिवीजन भी हो जाती थी और साथ ही साथ जो गैप थे वो भी मेरे फुल आते थे। तो गैप को जो बनते थे उससे नोट्स बना के उसके बाद फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट पे आता था। और फुल लेंथ टेस्ट, उसके थ्रू फुल लेंथ टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में आपको एग्जाम में फुल लेंथ टेस्ट ही देने हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और सिलेबस। एक्चुअल जो है फुल लेंथ टेस्ट ही है। तो फुल लेंथ टेस्ट में मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं या फिर मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उस 2 घंटे में, और मैं कैसे अपनी एलिमिनेशन टेक्निक खुद बनाऊं कि, और कैसे एनालाइज करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उस ढंग से एफएलटीज के थ्रू मैं सीखा कि कैसे मार्क्स लाए जा सकते। सोर्स को लेकर आपने बताया कि आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ते थे। जी सर। और आजकल जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक समस्या ये है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ तो सोर्स की भरमार है। क्या करना चाहिए ऐसे में? सर मैं जो करता था मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास भी ये था कि डीडी बसु भी थी, लक्ष्मीकांत भी थी पॉलिटी के लिए, और ऑनलाइन वीडियोस तो बहुत सारी होती ही हैं। तो मुझे भी ये चीज़ लगता था कि शायद से मैं ये चैप्टर यहाँ से पढ़ लूँ, वो चैप्टर वहाँ से पढ़ लूँ। बट बाद में मुझे ये लगा कि अगर आप एक शेड्यूल बना के चलते हो और उस शेड्यूल में आपने सिर्फ ये लिखा है कि मेरे को ये टॉपिक लक्ष्मीकांत से कंप्लीट करना है और उसके मुझे टेस्ट देना है, तो अगर आप शेड्यूल को उस बुक को अपने शेड्यूल में डाल दो और उस टेस्ट को अपने शेड्यूल में डाल दो, तो आप सिर्फ उतना ही करोगे जितना शेड्यूल में लिखा है, उससे ज़्यादा आप नहीं जाओगे। तो आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ढंग से शेड्यूल में चलो और शेड्यूल से काफ़ी हेल्प मिलती है इसके टूवर्ड्स, मुझे लगता है सर। बहुत स्ट्रिक्ट रही है अपने शेड्यूल डिसिप्लिन रही है सर इस चीज़। जैसे वीडियो देखने के दौरान ऐसा होता है कि हम एक वीडियो देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ और सजेशंस आते हैं, फिर उसमें 2-3-4 घंटा बिता देते हैं। आपके साथ हुआ कभी? बिल्कुल सर, ये सर बहुत नेचुरल है, ये सबके, मुझे तो लगता है कि सबके साथ ही होता होगा। इनफैक्ट एजुकेशनल वीडियो ही नहीं, एजुकेशनल के लिए हम जो वीडियो देखते हैं उसके बाद कोई और रिकमेंडेशन भी आती है, तो उससे भी काफ़ी टाइम पास हो जाता है एक एस्पिरेंट का। बट मुझे लगता है सर कि जैसे मैंने बताया शेड्यूल, अगर आपका शेड्यूल है, आपको पता है कि आपका शेड्यूल में मुझे आज पॉलिटी के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या फिर मुझे एक टेस्ट देना है, और वो चाहे मैं बुक से करूँ चाहे मैं यूट्यूब वीडियो से करूँ, तो अगर आप उस शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं और आप डिसिप्लिन्ड हैं, और डिसिप्लिन वो तभी आएगा जब आप शेड्यूल फॉलो करते रहेंगे। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, उसके बाद आपके जैसे आपका कंप्लीट हुआ तो आप सीधे शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिर आप जो एक्स्ट्रा टाइम जहाँ देना चाहें दे सकते हैं, बट जब तक शेड्यूल कंप्लीट ना हो तब तक आप उसी पे स्ट्रिक्ट रहिए कि आपका अगर वीडियो से कर रहे हो वीडियो से करो, वैसे करो। डेली पढ़ते पढ़ते एक टाइम तो आदमी मोनोटोनस फील करता ही होगा और कई बार डिरेल भी हो जाते होंगे। आप डिरेल होते थे कि नहीं, कि जैसे 2-3-4 दिन हो गया पढ़ाई नहीं हुई? मैंने जैसे बताया कि 2-3-4 तो सर फिर भी थोड़ा कम है, मैं तो हफ्तों भी डिरेल हूँ।
फिर कैसे क्या करते थे फिर? सर उस टाइम पे मतलब मेरे जैसे हॉबीज़ भी मैंने भरी थी। मेरी हॉबीज़ सिंगिंग और टीवी शोज़ एंड मूवीज़। अच्छा। तो एक बिंज वॉचिंग है, टीवी शोज़ को मतलब एक साथ देखते रहना, तो वो मेरे साथ काफ़ी होता था। तो वो मेरी काफ़ी सी लिमिटेशन थी। तो सर यही था कि पहले पहले टाइम में होता था मेरे साथ भी ये कि डिरेल हो जाना प्रिपरेशन से। बट सर यही है कि आप अगर एक शेड्यूल बना के चल रहे हो, आपके साथ अगर गाइडेंस है, आपको कोई गाइड कर रहा है पीछे से, आप अगर खुद से अपने टूवर्ड्स ऑनेस्ट हो अपनी प्रिपरेशन के टूवर्ड्स, तो एक टाइम पे आके आपको खुद से वो गिल्ट होने लगता है कि यार ये सही नहीं हो रहा है। और वो गिल्ट से प्रिपरेशन में जाने का ट्रांजिशन है, वो शेड्यूल है सर। अगर आप अपना शेड्यूल बना के रखते हो, आपके शेड्यूल में लिखा है कि आपको ये कंप्लीट करना है, और अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपका प्री आने से पहले शायद सिलेबस कंप्लीट ना हो, तो आपका वो अटेम्प्ट खराब जाने वाला है। फिर वो मोटिवेशन आएगा कि नहीं आज से पढ़ना है। बिल्कुल सर। गाइडेंस की बात की आपने, गाइडेंस अपने आप में इस एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, और आपको कहाँ से गाइडेंस मिली, कैसे आपने इसको परस्यू किया? सर मेरे अकॉर्डिंगली गाइडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इस प्रिपरेशन में। सब ये बोलते हैं कि कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को पर तरफ भागो या टेस्ट की तरफ भागो। सर उतना ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, मुझे एक्सपीरियंस से पता लगा ये। क्योंकि फर्स्ट मेंस में, मेरा मेंस जब नहीं निकला था सेकंड अटेम्प्ट में, तो मुझे यही पता लगा कि मैं नॉलेज पूरी थी मेरे अंदर, सब कुछ था, मॉक टेस्ट भी दिए, बट फिर भी मार्क्स नहीं आए। और मेरे साइड में मेरा एक फ्रेंड था जो मतलब साथ में हमने दिया था, उसका हो गया था वो। इस बार वो शायद से IAS ऑफिसर हैं अभी। अच्छा। ठीक। तो जब मैंने उससे बात करी कि यार हम दोनों ने साथ में प्रिपेयर किया था, तुम्हारा हो गया मेरा नहीं हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत किया था, तो उसने ये बताया कि उसे भी किसी ने मतलब गाइड किया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसकी गाइडेंस उसने दी थी। ठीक। तो वही चीज़ उसने मुझे बताई कि ऐसा ऐसा है कि गाइडेंस मैं देता हूँ आपको, आप ऐसे ऐसे आंसर राइटिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको डिसिप्लिन ढंग से फॉलो कीजिए। और सर मैंने जब वो किया तो मुझे पूरे रिजल्ट मिले उस चीज़ के। तो मुझे यहाँ लगता है कि गाइडेंस का बहुत रोल है इस चीज़ में। तो मेनली क्या आंसर राइटिंग में ही आते हैं? आंसर राइटिंग में किन किन बातों का बहुत ज़रूरी है कि ख्याल रखें, तभी जाकर रिजल्ट निकलेगा? मतलब आंसर राइटिंग आप पहले भी करते होंगे। यस सर। इन बिटवीन किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आप ये गलतियां कर रहे हैं या फिर ये करना चाहिए? यस। तो मैं अगर सारे एस्पिरेंट्स के लिए पूछूं कि आंसर राइटिंग जो लोग कर रहे हैं वो किन चीज़ों का ख्याल रखें? सर आंसर राइटिंग में जब मुझे बाद में पता लगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द कंप्लीशन, पेपर कंप्लीशन। 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। और सर सेकंड प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो प्रेजेंटेशन और थोड़ा सा अपीलिंग हो, थोड़ा सा जो मतलब दिखने में प्रेजेंटेशन में। और थर्ड सर 70% ऑफ द क्वेश्चंस में अबव एवरेज कंटेंट हो एटलीस्ट, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को अच्छा नहीं बना सकते, हर क्वेश्चन को बेस्ट नहीं बना सकते। तो एवरेज और अबव एवरेज करके 70% क्वेश्चन को ये रखिए। सर इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा था पेपर कंप्लीशन। ठीक है। क्योंकि सर मैंने ये खुद नोट किया कि लास्ट मेंस में जब मेरा नहीं हुआ था, तो जब मैं पेपर नहीं कंप्लीट कर पाया था, मेरा 2 क्वेश्चन हर पेपर में छूटे थे, किसी में 1 छूटा था, तो मैंने देखा कि उस अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में जब मैंने कंपेयर किया, तो भले ही 1 या 2 क्वेश्चन छूटे हों, बट मार्क्स का गैप बहुत बड़ा था, अराउंड 150-160 मार्क्स का गैप था। अच्छा। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद से पेपर कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सबको, और उसके लिए पेपर कंप्लीशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी रखनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबके पास। तो सर मेरे पर्सनल ओपिनियन में प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पर भी मैं बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि लगभग कंटेंट सबका सेम ही होता है और प्रेजेंटेशन भी एक इसका मेजर पोर्शन है, तो आपने क्या इम्प्लीमेंट किया प्रेजेंटेशन के साथ? सर आंसर राइटिंग के लिए अनुदीप दुरी शेट्टी सर की जो बुक थी आंसर राइटिंग और एसे वाली, तो मैंने एक बार उसे पढ़ा था, तो मैंने उसको फॉलो किया सर। एक्चुअल में उन्होंने ये बताया था कि आप हर पेपर के हर सेगमेंट के लिए अलग प्रेजेंटेशन कैसे रख सकते हैं, ताकि वो एकदम से सेम प्रेजेंटेशन ना लगे, यूनिफॉर्म ना लगे। तो उसमें जैसे कि अगर हम GS1 की बात करें, तो GS1 में हिस्ट्री का जो सेगमेंट है, उसमें आप अलग से प्रेजेंटेशन में टाइमलाइन दिखा सकते हैं। आप एक टाइमलाइन क्रिएट कीजिए फ्लो चार्ट में, और उसमें दिखाइए कि 1799 को ये इवेंट हुआ था, क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये इवेंट हुआ था 1780 में, ये हुआ था, फिर 1800 में ये हुआ। तो उससे करते एक टाइमलाइन की प्रेजेंटेशन आप हिस्ट्री क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। वैसे ही ज्योग्राफी में आप डायग्राम और मैप की प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। वैसे ही पॉलिटी में आप फ्लो चार्ट के थ्रू आर्टिकल्स दिखा सकते हैं। जैसे मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई क्वेश्चन है कुछ भी, तो मैं उसमें फ्लो चार्ट के थ्रू आर्टिकल्स दिखा था जो भी उससे रिलेटेड थे। तो वैसे अगर GS3 की बात हुई, तो GS3 के प्रेजेंटेशन में
जैसे हब एंड स्पोक मॉडल है, ये सब जितने भी मॉडल्स हैं इनके थ्रू मैं इनके पॉइंट्स इनसे दिखाता था। तो हर एक सेगमेंट का अपना एक तरीका था प्रेजेंटेशन का, मैंने वो खुद ही बना के रखा हुआ था एक। ठीक है, प्रेजेंटेशन पर जब ज़्यादा ध्यान देते हैं इससे टाइम बचता है या टाइम को मैनेज करना पड़ता है कि प्रेजेंटेशन को बेहतर करने में कहीं टाइम ज़्यादा ना जाता हो? सर मुझे ऐसा लगा कि प्रेजेंटेशन में जैसे फ्लो चार्ट वगैरह की बात कर रहा हूँ तो मेरा तो इसमें टाइम बचा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको पेपर कंप्लीट करना होता है और कभी कभी सारे वर्ड्स लिखना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप जब फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाते हो या फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हो तो उसमें पेपर जल्दी भर जाता है और वो भरा भरा लगता है और काफ़ी अपीलिंग भी लगता है वो पेपर, तो उसमें आपका टाइम बचता है। मेरे ओपिनियन में तो सर मेरा टाइम मतलब लिखने में वो चीज़ें ज़्यादा टाइम टेकिंग ऐसे भी होती yes, होंगी और आप पॉइंट में प्रेजेंट कर देते होंगे। बिल्कुल सर, तो ज़्यादा बेटर होता होगा। ठीक है, मेंस के लिए कोई और स्ट्रेटजिकल आपका आइडिया जिस पर आपने काम किया हो और जिससे बाकी लोगों को फ़ायदा हो उस पर ध्यान देना चाहिए? अगर पेपर वाइज चलें तो पेपर 1 में क्या स्ट्रेटजी रही? सर GS1 की अगर बात करें जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी सब आता है, तो यूजुअली ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये प्री में कवर हो जाते हैं सोसाइटी को छोड़ के, और बाकी सब हो ही जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को छोड़ के। तो सर मुझे लगता है कि जो प्री की नॉलेज है उसको सिर्फ आंसर राइटिंग मोड में कैसे करना है वो आंसर राइटिंग से आई गेस आ जाता है। बट हाँ, जहाँ सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है, जैसे सोसाइटी के कुछ सिंगुलर टॉपिक्स हैं कुछ, तो उन टॉपिक्स का मैं क्या करता है, जैसे वुमेन एक टॉपिक है और आप कास्ट एक टॉपिक है, तो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, तो इन सब टॉपिक्स के मैं मैक्स 1 पेज के नोट्स बनाता था। अच्छा, जैसे कम्युनलिज्म टॉपिक है, सेकुलरिज्म टॉपिक है, उसका एक डेफिनेशन रखता था मैं, एक ही डेफिनेशन जो अच्छी से अच्छी हो, 100 डेफिनेशन नहीं, और उसके 6 इश्यूज़ क्या इश्यूज़ हैं, उसके आर्टिकल्स को रिलेटेड हैं, उसकी कमिटीज़ को रिलेटेड है, और एक कंक्लूजन जो कि काफ़ी फ्लावरी अच्छा सा कोई कंक्लूजन हो। तो चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन है सेकुलरिज्म का, मेरा जो 1 पेज के नोट है मैं उसको उसी नोट से इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे आता था, जिससे आपने टॉपिक पकड़ लिया, टॉपिक का बेसिक कंटेंट नोट्स आपने बना लिया। वही सर, ताकि कंटेंट बहुत ही कंसाइज हो, बहुत ही, और ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आप इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था। तो GS1 में तो ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, इन सब में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी मैं बोलूँगा सर कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें रिवॉर्डिंग नहीं है। तो अगर कोई आजकल टेलीग्राम वगैरह पे काफ़ी नोट्स मिल जाते हैं जो 30-40 पेजेस से वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस को कंप्लीट कर देते हैं, तो आई थिंक कि वहाँ से वो चीज़ें करनी चाहिए, और जिस पे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ पे मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिससे नहीं पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा कम वेटेज रखें अपनी तैयारी का। ठीक है, पेपर 2 में अगर चलें सर, GS2 का क्योंकि लक्ष्मीकांत सब बोलते हैं कि उसमें पॉलिटी होता है, बट सर लक्ष्मीकांत का मेरे को इतना सिग्निफिकेंस प्री में लगता था, बट मेन से मुझे लगता है कि वो टॉपिक ओरिएंटेड ज़्यादा है मेंस। तो टॉपिक्स जैसे करंट अफेयर्स के कोई टॉपिक्स हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ है या कोई भी और टॉपिक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो आई थिंक मैं टॉपिक वाइज GS2 को ज़्यादा लेता था इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट वाइज। तो पॉलिटी को मैं जैसे करंट अफेयर्स की कोई भी एक बुकलेट है, मेंस की कोई भी बुकलेट आती है ईयरली, तो उसको मैं लेता था, और जैसे एक टॉपिक के 3 पेज उसमें लिखे हैं तो मैं उसको एक पेज का 1/4 पार्ट पे उसको कंप्लीट कर देता था सिर्फ। उसका आर्टिकल लिखा, उसके 4 पॉइंट्स लिखे, उसके 4 नेगेटिव पॉइंट्स लिखे, और कमेटी लिख दी, जो कमेटी यूज़ होती है हर टॉपिक की, एक कमेटीज़ तो कहीं ना कहीं बनी होती है, और एक जजमेंट लिखी। तो उसको मैं एक A4 पेज के भी 1/4 पार्ट में मैं उस टॉपिक को एक जगह लिख देता था। और अगर क्योंकि वो क्वेश्चन आपको पता नहीं है कि आना है या नहीं आना है, तो आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो इतना ज़्यादा भी आपने एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करिए कि आपको बिल्कुल नेगेटिव ढंग से वो करें। तो ऐसे ऐसे करके मैंने जितने टॉपिक्स थे GS2 के, जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको कंप्लीट कर, क्योंकि वो प्रोमिनेंट टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अच्छा, तो बाकी IR वगैरह के लिए वही सर, IR के लिए मैंने कोई अलग से बुक नहीं पढ़ी, जो करंट अफेयर्स होते थे मैं उसी को कर रहा था। करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते जी ये सर। ईयर तैयार हो गया। सर बाकी ब्रीफ में अगर बोलूँ तो मेरा यही था कि कितना कम स्पेस में मैं नोट्स बना के उसको जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करूं और इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि एक्चुअल में मेंस में ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं अपने अंदर, वो आपके आंसर से ही आपको जज करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अकॉर्डिंग टू मी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था सर। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि बहुत लोग नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लेने में अपना टाइम खूब बर्बाद करते हैं। तो इस परीक्षा की डिमांड, आपने क्या असेसमेंट आपका क्या है कि इस परीक्षा की डिमांड बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की है या फिर एक स्मार्ट वर्क करने की है जिसमें नॉलेज उतना बड़ा पार्ट नहीं है जितना लोग आमतौर पर समझते हैं? जी सर, मैंने जैसे बताया कि मैं हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरा इतना
नॉलेज मेरे को नहीं लगता कि मेरी कोई इतनी ज़्यादा खास नॉलेज है। मेरे ख्याल से तो मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी और वो सिविल सर्विस के प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको काफ़ी नॉलेज होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने यही देखा कि इस एग्ज़ाम में नॉलेज का बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है कि आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब से देखिए, लक्ष्मीकांत से देखिए, बट सर मुझे ऐसा लगता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन पे स्मार्टली अगर वर्क करें तो अगर आपके पास नॉलेज 30% भी हो तो भी ये हो सकता है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है सर कि मेरे नोट्स मैक्स टू मैक्स 30-40 पेज के होते थे पूरे GS1 की। अगर मैं बात करूँ, GS2 की बात करूँ, ऐसे 40-50 पेज के नोट होते थे। तो उसी को मैं चाहे जैसा मर्जी पेपर आए, चाहे मॉक टेस्ट में जैसे मर्जी क्वेश्चन आए, मैं उसी डेटा से, उसी फैक्ट से उसमें उसको कैसे इंप्लीमेंट करूँ ये सोचता था। प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे दिखाऊँ कि मेरे को नॉलेज है। तो मेरे को लगता है कि सर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज को आप 30-40% रखिए इस प्रिपरेशन का, बाकी इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, जैसे आंसर लिखने में होता है ना कि शुरू में जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बेस्ट आंसर आज लिखना है, और वो बेस्ट डे कभी नहीं आता, तो टलते जाता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने पहला आंसर लिखने बैठे हों और आपको लगा हो कि यार थोड़ा ब्लैंक फील हो रहा है, या फिर आपने लिखा और लग रहा है कि अभी वो वाली बात नहीं आई है? यस सर, ये मेरे साथ शुरू के प्रिपरेशन की फेज़ में होता था कि मैं कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन उठाता था और उसे अटेम्प्ट करने का ट्राई करता था, तो एकदम से एक माइंड ब्लॉक आता था बीच में करते करते कि यार ये तो बहुत ही ख़राब आंसर है, मुझसे तो होगा ही नहीं अब, तो चुपचाप दोबारा से पढ़ने के लिए जाओ, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो ये मेरे ख्याल से नॉर्मल है ये चीज़ आने वाली। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और उसके बेसिस अपने आप को जज करना, मुझे नहीं लगता कि ये गलत चीज़ है ये, क्योंकि एक्चुअल में एक बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है मेंस का। आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के अपने आप को जज नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी सिलेबस GS1 GS2 का सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट और करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो जिस दिन उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, उसको आंसर लिखने जाएंगे, तो आपको कहीं भी एक ड्रॉबैक फील होगा। क्योंकि ये मैंने खुद के अपने से देखा कि, और इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैटर नहीं करता कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप जज करो। इस एग्ज़ाम में ये मैटर करता है कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अबव एवरेज या फिर एवरेज कंटेंट से कंप्लीट कर रहे हो। तो इसलिए परफेक्शन तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं परफेक्शन की तरफ कभी गया ही नहीं। तो मेरा यही था कि यार एवरेज कंटेंट हो, और एवरेज कंटेंट के साथ अबव एवरेज कंटेंट हो, और पेपर कंप्लीट हो प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये ज़्यादा फोकस था, एक ही सवाल में ना उलझे रह जाएं। बिल्कुल सर। क्वेश्चन की डिमांड भी एक बड़ा मैटर है। कई बार हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझते। पूरा का पूरा पेज भरने के बाद पता चलता है कि असली बात जो पूछी गई थी वो छूट गया है। यस। ये प्रॉब्लम आपने कभी आइडेंटिफाई किया अपने लिखने में, या फिर आपको लगा हो कि इसको सुधार करना हो? यस सर, एक्चुअली जो मेरे स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट थे आंसर राइटिंग के, जो मैं शुरू में करता था, तो उसमें मेरे को यही फीडबैक मिलता था कि आपका जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है आपने वो मिस कर दिया है, आप और चीज़ें काफ़ी बोल रहे हो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो सर बाद में करते करते प्रैक्टिस करते करते मुझे पता लगा कि कमी एक जगह आती है क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने में। आप क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हो, आप टॉपिक देखते हो कि ये टॉपिक से, और आप उसको लिखने बैठ जाते हो, बट एक्चुअल में उसे कॉम्प्रीहेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। क्योंकि कभी कभी हम प्रीफेस पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का कि वो क्वेश्चन किस चीज़ से स्टार्ट कर रहा है, बट एक्चुअल जो उसमें क्वेश्चन लिखा होता है उसके बाद लिखा होता है, उस प्रीफेस के बाद। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे हमें कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आंसर करना चाहिए। वरना आप सोचोगे कि आपको जल्दीबाजी में आंसर लिखने में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा मिनट, और उस चक्कर में आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ही मिक्स कर दोगे, तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चंस आते हैं जबकि एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें मिक्स रहती हैं। yes. उसको भी आप पार्ट में उसका वेटेज तय करते हैं। तो इसका सही तरीका क्या होता है? कैसे इस बात तक कैसे पहुंचते हैं कि इस क्वेश्चन में 3 बातें एक्चुअली पूछी गई हैं और इसमें वेटेज हमें तय करना है? तो आपका आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है उससे इस लेवल तक पहुंचते हैं कि हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाएं, ब्रेक कर पाएं? प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे टेस्ट बाय टेस्ट पता लगता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्रीहेंड करना क्वेश्चन को, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका जो जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, उसका सेकंड टॉपिक अंडरलाइन करा, थर्ड टॉपिक अंडरलाइन करा, और क्वेश्चन के क्रक्स को समझ लिया। जैसे क्वेश्चन अगर प्रेशर ग्रुप्स के बारे में है और उसको वो गवर्नेंस से लिंक करना चाह रहा है, गुड गवर्नेंस से लिंक करना चाह रहा है, या फिर बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस, तो आप प्रेशर ग्रुप को क्रक्स बना के चलिए और उन 3 उसमें डिवाइड करिए क्वेश्चन को। और जितना उनका आपको वेटेज लग रहा है, जैसे आप प्रेशर ग्रुप का सबसे ज़्यादा वेटेज है अगर उसमें, तो उसको प्रेशर ग्रुप से लिंक करते हुए चलिए हर एक टॉपिक को। तो उस हिसाब से अंडरलाइन करके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करिए, और मेरे ख्याल से ऐसे हो जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस से। किन बातों का ख्याल रखा है इंटरव्यू के लेवल पर?
सर अलग से कुछ तैयारी की या इंटरव्यू आपने जाकर ऐसे ही दे दिया? सर क्योंकि जब मेरा मेंस कंप्लीट हुआ था तो मैं आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, तो उस टाइम पे मैं जल्दी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी शायद से, क्योंकि इंटरव्यू ऑब्वियसली 2 महीने चलते हैं। बट मेरा जब इंटरव्यू का शेड्यूल आया तो 10 या 12 दिन का ही टाइम था मेरे उसमें, तो मेरे को ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिला नहीं। तो इसलिए मेरा बहुत ही लिमिटेड प्रिपरेशन रही, और उस लिमिटेड में कितना मैं स्मार्टली वर्क कर सकता था मैंने उस पर फोकस किया। मैंने मॉक इंटरव्यू भी 3 या 4 ही दिए थे, उससे ज़्यादा नहीं दिए। तो मैंने ये फोकस किया कि अपना जो डैफ है, आप डैफ को ढंग से प्रिपेयर करिए, डैफ 1 एंड डैफ 2, और जो अगर वर्क प्रोफाइल अगर आपका है तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्रोफाइल पे स्ट्रांग होना आपका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल के ढंग से वहाँ पे आ रहे हैं, आप एक कोई नॉविस के ढंग से नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर वर्क करिए, डैफ पे वर्क करिए, हॉबीज़ पे वर्क करिए, और थोड़ा करंट इवेंट्स पे अपने ओपिनियन बनाना। तो वही सर 10-12 दिन का जो मुझे टाइम मिला था मैंने उतने में ही किया था, और 4-5 मॉक इंटरव्यू। बाकी तो सर आई बीन फॉर्चुनेट इनफ कि थोड़ा सा मुझे एवरेज मार्क्स मिल ही गए उसमें। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी इस समय, मतलब स्टैटिक पोर्शन पर भी जो क्वेश्चन प्रीलिम्स वगैरह में पूछे जा रहे हैं, सबको देखेंगे तो करंट से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर उनके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो करंट की तैयारी में क्या क्या आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से करंट अफेयर्स को बांधा? शुरुआत में तो क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स, जब मैं स्टार्ट कर रहा था 3-4 साल पहले, तो न्यूज़पेपर्स का काफ़ी उस टाइम पे करंट अफेयर्स के ढंग से माना जाता था। तो मैंने भी वही द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनको काफ़ी पढ़ने लगा था मैं। पर दिक्कत ये आती थी कि उनको कंप्लीट करना और उनके नोट्स बना के रखना और उनको फिर रिवाइज़ करना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी। तो बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी अवेयरनेस के लिए पढ़िए, बट जहाँ एग्ज़ाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बात आती है, मुझे लगता है कि वो अब करंट अफेयर्स की जगह कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो। तो उस कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के लिए अगर आप 2 या 2.5 साल के करंट अफेयर्स अगर आप उसको एक सब्जेक्ट की तरह कंप्लीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके 80-90%, 70 to 80% क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं करंट अफेयर्स से कुछ कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो सर मेरा यही था कि एक तो डेली जो वीडियोस आती हैं करंट अफेयर्स की, उसको पढ़ के मैं छोड़ नहीं देता था। मैं उसका नोट्स, वही जैसे मैंने बताया कि A4 पेज के अंदर एक दिन का करंट अफेयर के नोट मैं कंप्लीट कर लेता था। तो उसको मेरे इकट्ठे होते, मैं उसको रोज रिवाइज भी करता था, और साथ ही साथ जो एक बैकलॉग रहता था, जो मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 ईयर्स का, तो मैं किसी भी मैगजीन को उठा के ईयरली उसको मैगजीन को कंप्लीट करके उससे और शॉर्ट कर देता अपने नोट्स में, ताकि उसको रिवाइज जल्दी कर सकूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे अराउंड 2.5 to 3 ईयर्स से करंट अफेयर्स मेरे साथ आ गए थे, और बहुत ही शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट होता है वो करके। तो मेरे ख्याल से वो मेरे हर सब्जेक्ट में मेरे को हेल्प करा है उस कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ने। वो काफ़ी, मतलब मेरे नोट्स रिपीट हुए थे सर क्वेश्चन, तो मुझे वो चीज़ हेल्प की थी। तो मतलब एक बात तो मुझे एकदम क्लियर है कि आपको महारत हासिल है शॉर्ट नोट्स बनाने में। यस। क्योंकि आपने हर चीज़ को 40 पन्ने में या फिर 50 पन्ने में अगर उसका नोट्स बना लिया, ये अपने आप में बहुत टफ काम है। नोट्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ख्याल रखना चाहिए? अगर मैं कहूँ कि मुझे एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, मुझे आपसे टिप्स चाहिए, तो क्या क्या बताएंगे आप? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई शुरू में नोट्स बनाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उस टाइम फर्स्ट टाइम में परफेक्शन हासिल कर ले, धीरे धीरे करके ही सीखेगा। बट हाँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं किसी टॉपिक के, तो पहले डिपेंड करता है कि वो प्री के नोट्स हैं या मेंस के नोट्स हैं। अगर वो प्री के नोट्स हैं तो उसमें वो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आएंगी जो उस प्री में हेल्प करेगी, क्योंकि अगर हम किसी स्पीशीज़ की बात करते हैं, कोई स्पीशीज़ है, नेशनल पार्क है, तो उसके नोट्स प्री के हिसाब से अलग बनते हैं, जिसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ढंग से फैक्चुअल होती है। बट अगर मेंस की बात करें, तो मेंस में अगर कोई टॉपिक है, अगर जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के मैं नोट्स ऐसे बनाऊंगा कि मैं A4 शीट लूँगा, उसमें इंट्रोडक्शन हमेशा मेरा कॉमन रहेगा। उस इंट्रोडक्शन में मेरा ये रहेगा कि उस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का GVA में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन है, मैं इंट्रो को उसी से स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के कुछ सब सेगमेंट्स होते हैं, तो उन सब सेगमेंट में हर सब सेगमेंट के मैं अराउंड 3-4 इश्यूज़ लिख लेता था अपने नोट्स में, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे के कुछ रिकमेंडेशंस होती थी तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, तो उसे भी लिख लिया, और कंक्लूजन, एक बैलेंस कंक्लूजन उसको रख लिया साथ में। तो चाहे जैसा मर्जी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का क्वेश्चन आए, मैं यही एक पेज से उठा के उसमें लगाने वाला हूँ। वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो चाहे जैसे मर्जी डिजास्टर हो, बहुत सारे टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक, बट उसमें पॉइंट्स बहुत जेनरिक और कॉमन होते हैं कि प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। भले ही स्पेसिफिक पॉइंट्स अलग होते हैं, बट
ये सब सेम होते हैं। जैसे अगर मैं एक अब बात करूँ 5R अप्रोच, जिसमें रिहेबिलिटेट, रिकंस्ट्रक्ट, रिलीफ, ये सब की बात करते हैं हम डिजास्टर में, तो ये हर डिजास्टर में यूज़ होगा 5R अप्रोच। तो आप उस 5R को वहाँ लिखिए, रिहेबिलिटेट, उसके बाद उसको डिजास्टर स्पेसिफिक उसमें पॉइंट्स डाल दीजिए, जो आप खुद ही डाल सकते हैं कि अर्थक्वेक के क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, सुनामी के क्या पॉइंट्स होते हैं। तो आई थिंक स्मार्टली मैंने डिजास्टर में भी नोट्स की अगर बात करूँ तो 1 पेज या फिर 2 पेज में मेरा मैक्स कवर थे डिजास्टर भी। तो ऐसे सर मैं ये सब कंप्लीट तो करता था। आपने बेसिकली नोट्स नहीं, फार्मूला बना लिया था और फार्मूले को आपने वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, एस्से अगर पेपर की बात करें, एस्से और एथिक्स, तो आपके मार्क्स अच्छे रहे हैं। और एस्से और एथिक्स के बारे में अगर मैं चाहूँ कि आप बताइए कि कैसे इसकी तैयारी को इस तरह करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। सर एथिक्स में अगर मैं बात करूं तो एथिक्स की मेरे को काफ़ी शुरू में काफ़ी मुश्किल आई थी कि मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं, इसके आंसर राइटिंग कैसे करूं, क्योंकि एथिक्स बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर होता है केस स्टडीज़ की वजह से, और लोगों को समझ भी नहीं आता कि केस स्टडीज़ को कैसे अप्रोच करना है, केस स्टडीज़ को कैसे मतलब कैसे अप्रोच करना है। तो पहले मैंने सर थ्योरी के लिए मैंने DK बालाजी सर की बुक है एथिक्स की, तो थ्योरी के लिए मैंने वो पढ़ा था, क्योंकि उस बुक में मुझे काफ़ी सारे टॉपिक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मिले, क्योंकि हम बोलते हैं कि एथिक्स में एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उस बुक से मुझे काफ़ी एग्जाम्पल्स मिले थे, रेडीमेड एग्जाम्पल्स, तो मैं उनको डायरेक्टली वहाँ पे लिख के आया था। और ये बुक इतनी मतलब काफ़ी ईजी टू रीड है कि मेरा 2 दिन में ख़त्म हो गई थी। और सर केस स्टडीज़ की अगर बात करें तो केस स्टडीज़ में मैंने कोई अलग से बुक नहीं पढ़ी। मैंने क्या करा कि जो पास्ट ईयर टॉपर्स थे उनकी जो मॉक टेस्ट होते थे, जैसे विशाखा यादव मैम है, उनकी एथिक्स की मैंने आंसर कॉपी उठाई, उनके 164 मार्क्स थे, तो उनकी मैंने आंसर कॉपी उठाई, तो उनकी केस स्टडीज से कुछ 5-6 फॉर्मेट्स थे लिखने के, तो मैंने वो फॉर्मेट को अपने एक नोट्स में बनाने के, कि जैसे कोई भी केस स्टडी है उसको आप कैसे एक फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसको कैसे एक डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल इंट्रो से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर एक स्टेक होल्डर अप्रोच है, ऐसी 5-6 फॉर्मेट होते हैं एथिक्स के आंसर लिखने के। तो वो फॉर्मेट मैंने उतार लिए और उसी फॉर्मेट में चाहे जैसी मर्जी केस स्टडीज आए मैं उसको उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करता था। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया केस स्टडी के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, बस प्रैक्टिस करना पड़ा उसी फॉर्मेट को, तो काफ़ी ईजी हो गया था। और सर एस्से की बात करें तो एस्से में मेरे को इसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टी रही थी, बट बाद में मुझे धीरे धीरे पता लगा कि एस्से में व्हाट मैटर्स इज़ योर ओरिजिनलिटी, कि आप कितना ओरिजिनल ढंग से आप एक फ़्लो बना के एक ज़्यादा मैकेनिकल ना लगे आपका एस्से, और ऐसे आप ऐसे लिख रहे हो जैसे कोई बहुत ही कॉन्वर्जेशन चल रही है। तो मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। बट ऐसे में भी मैंने ये फोकस किया कि कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रही हैं, कुछ थीम्स, हेल्थ हो गया, वुमेन या फिर पॉवर्टी, तो इसमें मैंने हर एक पेज में एक पेज में जैसे एक टॉपिक का मैंने 3-4 कोट रख लिए, उसमें डायमेंशन वाइज डेटा रख लिया। जैसे अगर वुमेन का टॉपिक है तो वुमेन में एक अप्रोच होता है कि आप बर्थ से लेके ओल्ड एज तक उसको कैसे रखते हो, तो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक जितनी भी इश्यूज़ हैं वुमेन के, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया एक पेज में, कि यहाँ पे अगर बर्थ की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो ये है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, तो उसका डेटा मैंने रख लिया ऐसे ऐसे करके। तो फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वेज गैप वगैरह, उसके बाद फिर ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे करके मैंने डेटा उसका इकट्ठा कर लिया कि उसको फ्लो कैसे बनाना है, और 3-4 कोट्स रख लिए, एक पोएम रख ली, तो ऐसे करके एक पेज में मैंने हर एक जो थीम्स थी उनके टॉपिक्स नोट्स बना लिए थे मैंने टॉपिक वाइज। तो उसी को सर मैं फिर इम्प्लीमेंट करता था वहाँ जाके, और मेरे ख्याल से फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे में। बहुत शानदार है। मुझे लग रहा है सफलता की जो आपने इमारत बनाई है वो ट्रेडिशनल इमारत नहीं है, आपने दूसरे तरीके से इमारत बनाई है। पेपर 3 की भी बात कर लेते हैं जो कि डायनेमिक पोर्शन है। पेपर 3 में किस तरीके से तैयारी की आपने, क्या सजेस्ट करेंगे? सर GS 3 में मैंने सबसे पहले तो टॉपिक्स जो थे सिलेबस के उन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वो कोई सब्जेक्ट नहीं है अपने आप में, वो टॉपिक्स हैं बहुत सारे, मल्टीपल टॉपिक्स। तो सर जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसके सर नोट्स होते हैं मार्केट में जो बहुत ही कंसाइज ढंग से दिए होते हैं। तो मैं ज़्यादा एक्सटेंसिव बुक्स नहीं पढ़ी, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, एग्रीकल्चर के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी, तो वही नोट्स मैंने लिए। उसी नोट्स को मैंने बहुत ही ढंग से डिवाइड करके कि कितने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि उसमें किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए उनके। आई गेस उसके थोड़े ज़्यादा एक्सटेंसिव बन गए थे, 50-60 पेजेस के, बट मैंने उसको करंट से भी कवर किया, करंट से भी कवर होता है, और उसके टॉपिक वाइज भी कवर किया था। ऐसे करके सर 50-60 पेजेस में मेरे नोट्स बन गए थे उसके भी। तो अगर मैं इस इंटरव्यू के अंत में आपसे पूछूं कि क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपने ग्रेजुएशन के आपने कहा 3rd ईयर में आपने सोचा था,
और फिर थोड़ा बहुत भटकना भी पड़ा आपको। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में आपको इसका नुकसान भी हुआ। मैं ये नहीं चाहता कि अब किसी को ऐसा नुकसान हो, तो अगर उन लोगों के लिए आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो कैसे वो तैयारी को अपने बिल्ड करें अभी? सर अगर कोई बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा है ढंग से, तो मैं ये बोलूँगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मल्टीपल बुक्स, आप एक एक सब्जेक्ट को, जैसे आपने पॉलिटी उठाया, आपको चाहे ऑनलाइन ख़त्म करना है उसे या आपको बुक से कंप्लीट करना है, आप उसको शेड्यूल में डाल दीजिए अपना। आपको लक्ष्मीकांत से करना है, लक्ष्मीकांत जैसे आप डालिए कि मेरे शेड्यूल में आज मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, और जैसे ही 6 चैप्टर कंप्लीट होंगे तो मैं इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दूंगा। तो इन दोनों को साथ में लेके चलिए। तो आपने जैसी पॉलिटी कंप्लीट करा, आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी कंप्लीट हो गए, तो उसके साथ साथ आपके गैप्स भी फिल हो गए, आपका रिवीजन भी हो गया। ऐसे करके आप 5-6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए अपने जो कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स भी जो मैंने बताया 2 to 2.5 ईयर्स के। और उसके बाद सर आप सीधे फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाइए, और फुल लेंथ टेस्ट में आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि आपके सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। 80 करके आ रहे हैं, 90 करके आ रहे हैं, 95 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, वो आप खुद अपने प्रैक्टिस से एनालाइज कीजिए, और FLT से भी अपने गैप्स फिल कीजिए। तो मेरे ख्याल से रिवीजन, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। और आपको पढ़ना बुक से है, ऑनलाइन या वीडियो से पढ़ना है, वो अपने डिसिप्लिन से आप पढ़िए। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा सर इतने में। तो मैंने भी यही वो किया था। तो मेरे ख्याल से इस पूरी बातचीत में आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिली होंगी जो आपने पहले नहीं सोची होंगी, या फिर इस तैयारी का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इन्होंने सफलता की इमारत बनाई है, लेकिन वो दूसरे तरीके से बनाई है, ट्रेडिशनल वे में नहीं बनाई है। फार्मूला आपकी पूरी तैयारी में दिख रहा है, आपने असेंबल किया है उस फार्मूले पर अपने सक्सेस को। तो मुझे उम्मीद है कि इससे तो फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और टॉपर के साथ बैठेंगे ही, आपसे बातचीत कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपने इतना समय निकाला। एक बात मैं जाते जाते बता दूं, आकाश मेरे साथ एसोसिएटेड रहे हैं बहुत समय तक, और मेरे साथ इन्होंने अच्छे खासे टाइम तक काम किया है, ये भी बता ही देते हैं। बिल्कुल ठीक है, इनसे मेरा रिलेशन काफ़ी पुराना है। तो उम्मीद है कि आप अपने भविष्य में इसी तरीके से ऊंचाइयां छूते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी इतना टाइम निकाला, इस पूरी बातचीत को सुना। शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनमें इस पूरे इंटरव्यू में जो बातें की गई हैं वो तैयारी करने के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार। Hi, this is Ajay Joshi, one of the UPSC aspirant from remote area of India who face multiple number of difficulty to assess the basic elements which are necessary to crack UPSC exams, like proper guidance, environment. Study IQ is only platform in India which provide me all these basic elements. And thank you again, Study IQ, make me so confident so that this time I will definitely crack UPSC exam. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।